दिल्ली में क्या लग रहा है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के? देखिए, इस बार मैंने कहा ना, फाइट इतनी दिलचस्प है। इस बार कुछ भी मजा आ कह रहा है। हाँ, मतलब मजा आ रहा है। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है केजरीवाल जी खुद की सीट ना बचा पाए। जो अच्छा। उनकी अपनी सीट है, वो नई ही दिल्ली, शायद नई दिल्ली। वो ही ना बचा पाए। हाँ। देखिए, केजरीवाल जी पूरे देश में फेमस हो गए। किस कारण? क्योंकि वो दिल्ली के सीएम बने। किसी और किसी कोने में सीएम बने हो तो शायद उतना इम्पैक्ट उनका नहीं बनता। और देखिए, केजरीवाल जी की जो रफ्तार है बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का ये चुनाव हारती है, मतलब दिल्ली का चुनाव हारती है, तो ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का करियर खत्म हो जाएगा। और जो बयान अब केजरीवाल जी के आ रहे हैं वो इस बात पे शिफ्ट हो गए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो जब वो अंदर से डरे हुए, वो औरों को डराना शुरू कर दिया कि मैं अगर ये कहूँ कि कांग्रेस जो है लोगों के दिल में तो है, उन्हें शीला दीक्षित जी के काम तो याद आ रहे हैं, लेकिन दिमाग में नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं शीला दीक्षित जी ने काम किया? हाँ, काम किया है और लोग इस बात को मान रहे हैं। फ्री का अगर हम किसी को भी देते हैं तो वो आदमी काम करने से बच जाता है ना? वो यही सोचते हैं कि यार बस मुझे मिल जाएगी इस तरीके से। तो क्या ये चीज लोकतंत्र के लिए अच्छी है? फ्री विज? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये तो स्थिति वो है जो श्रीलंका की स्थिति हुई हमारी, वो इसी वजह से हुई। अच्छा, आम आदमी पार्टी या फिर मैं यूँ कहूँ कि अरविंद केजरीवाल की कौन-सी योजना आपको सबसे अच्छी लगती है? आपने फ्रीव्यूज देकर क्या किया कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको लगाने थे तुम आपने लैग कर दिया। आपके यहाँ पे एक दिल्ली के 7 नाले जो कि यमुना में गिर रहे हैं, उनमें एक भी आपने सफाई करने के लिए नालों की इनका जो ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए था वो आप नहीं करा पाए। क्यों? आपके फंड्स नहीं है। फंड्स कहाँ जा रहे हैं? रिव्यूज में जा रहे हैं। नमस्कार, द पब्लिक माइक आप इस वक्त देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बैन सर। आज दिल्ली की चुनाव की आखिरी रात है और कल से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की एक नई परिभाषा, एक नया इतिहास दिल्ली का हम कह सकते हैं, संभव है वो लिखा जाएगा। जनता के हाथ में फैसला है और पहला इंटरव्यू हमारा कार का इंटरव्यू है। निपुण सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत धन्यवाद शोम भाई, बहुत धन्यवाद। और सर, यहाँ दिल्ली का जो तापमान है वो अभी लगभग 20 डिग्री के आसपास है, लेकिन चुनावी तापमान 200 डिग्री पार जा रहा है। तो इस पे चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अब तो चुनाव का कल होगा और कल जनता अपने उस अधिकार का प्रयोग करेगी जो उसको संविधान ने दिया है और अपने प्रतिनिधि को चुनने का। निश्चित रूप से इस बार दिल्ली के चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा और एक अच्छी फाइट हमको देखने को मिली। कुछ सीटों पर तो ये भी देखने को मिला कि 3 पक्षीय रहा। कुछ सीटों पर कांग्रेस के चुनाव में पार्टिसिपेट करने से, नहीं तो पहले हम ये मान रहे थे कि चुनाव जो है वो 2 पार्टियों के बीच रहने वाला है। तो कई सीटों पे जैसे केजरीवाल जी की सीट है, आतिश जी की खुद की सीट है, ये काफ़ी ऐसी सीटें रही ऐसी जो आपकी काफ़ी दिलचस्प रही हैं। लेकिन कल हम लोग देखते हैं और बाकी अब चुनाव के बारे में ये कहना कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं, हालांकि अब तो कल डिसाइड होगा, फिर बाद में परिणाम आएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छे से क्या दिया है, मतलब कहेंगे तो केजरीवाल जी को पसीने छुड़ा दिए हैं और केजरीवाल जी पूरा एकदम क्या रहे, तनाव में रहे। लगातार कई चीजें ऐसी रही, बौखलाहट उनके चेहरे पे रही, उनकी जबान पे बौखलाहट रही। जबान पे बौखलाहट में चाहे वो यमुना में जहर मिलाने वाला स्टेटमेंट दे दिया जाना, या एक वो जो रावण और मारीच के ऊपर कर देना, कमेंट कर देना, बात बोल देना, बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो मुझे लगता है कि देखिए, मैं जब एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम किसी भी नेता को अगर स्टडी करते हैं तो उनकी वाक्य जो वक्तव्य जो देते हैं, उनकी जो एक बॉडी पोस्चर्स होते हैं, बॉडी भी बहुत कुछ बोलती है। तो उससे मुझे लगा था कि इस बार केजरीवाल जी काफी अच्छे तनाव में है और बीजेपी ने कई सीटों पे, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है केजरीवाल जी खुद की सीट ना बचा पाए। जो अच्छा। उसकी अपनी सीट है वो ही शायद वही ना बचा पाए। हाँ। और दिलचस्प वहां पे फाइट है। मैं जो एक राजनीतिक, तीनों तीनों मतलब बड़े लोग हैं वहाँ, तीनों कैंडिडेट हाई फाई। तीनों बड़े लोग हैं। हाँ। और संदीप दीक्षित जी का जैसे मैं प्रचार देखा तो मुझे उनका प्रचार ऐसा लगा कि ज्यादातर वो उस एरिया में जा रहे थे जिस एरिया में केजरीवाल जी को नुकसान होगा। अच्छा। और जहां बीजेपी का वोट बैंक बड़ा मजबूत वोट बैंक है, वो उस एरिया में चुनाव प्रचार के लिए गए शिवम भाई। अच्छा सर, मैं जब आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफी सालों से आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो दिल्ली में क्या लग रहा है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के?
देखिए इस बार मैंने कहा ना फाइट इतनी दिलचस्प है, इस बार कुछ भी मजा आ कह रहा है। रहा, हाँ मतलब मजा आ रहा है। और बड़ा एकदम एक एक सीट का अगर कैलकुलेशन हम करके बैठे, कल हम लोग एक चैनल बैठे हुए थे, वहां पर हम एक एक सीट का कैलकुलेशन कर रहे थे। तो वो भी क्या हो रहा था ना कि बड़ा मुश्किल हो रहा था कि किसको हम लोग एक डिसाइडिंग कह दें कि बीजेपी या आपका आम आदमी पार्टी। क्योंकि देखिए इस बार आम आदमी पार्टी के पास में ना बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स थे, बहुत सारे क्या थे इश्यूज ऐसे थे जिनका सोल्यूशन उन्होंने खुद मन से स्वीकार किया कि भाई ये 3 काम हम नहीं कर पाए। और आप ये बोल रहे थे कि एक रील बहुत ज्यादा चली है कि अगर मैं इस बार नहीं आया, मतलब मैंने इस बार सफाई 5 साल में नहीं की, तो मुझे दोबारा से वोट मत करना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी, सब महिलाओं को 21 रुपए की घोषणा की, लेकिन उस घोषणा करने के बाद दिया एक बार भी नहीं। देखिए अगर हम ये तुलना करते हैं कि महिलाओं को जो उन्होंने ऑफर दिया, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, जैसे हम देखते हैं बीजेपी ने कई राज्यों में किया था, लेकिन बीजेपी ने जब कई राज्यों में किया तो उन्होंने पहले 2-3 किस्त दे चुके थे, उसका एक विश्वास पैदा हुआ। लेकिन इस बार इस प्रकार का माहौल बना, चाहे वो परवेज वर्मा ने खुद देना शुरू कर दिया, एनजीओ के माध्यम से दिया, लेकिन एक इस प्रकार का एक नेगेटिव हो गया कि महिलाएं अभी शंकित हैं कि अगर मान लो आम आदमी पार्टी आ गई तो क्या हमें वो पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आखिर में तो केजरीवाल इस बात पे आ गए हैं कि अगर ये बीजेपी आ जाती है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी आ जाती है, लेकिन ये भाषा आप समझिए कि बीजेपी आ जाती है तो एक डराना उन्होंने शुरू किया। मीन डेट कहीं ना कहीं डर उनके अंदर है। जब व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर डर होता है तब वो दूसरों को डराना शुरू करता है, और वो क्या बोलते हैं कि आपको फ्री की बस खत्म हो जाएगी, फ्री का बिजली खत्म हो जाएगा। एक बार ये नहीं कहा कि 2100 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। जी। अच्छा, मैं एक दिलचस्प बात और आपसे करना चाहूंगा कि जब हम 2020 का चुनाव देखते हैं दिल्ली का और 2025 का चुनाव देखते हैं, डेफिनेटली इस बात को मैं भी मानता हूँ, इस बात को तमाम वो सारे बुद्धिजीवी वर्ग भी मानता है जो इलेक्शन पे काम करता है, रिसर्च करता है, कि 2020 के मुकाबले में बीजेपी ने काफी ज्यादा मेहनत इस बार की है। 2025 में जितनी मेहनत बीजेपी अभी कर रही है वो 2020 में उन्होंने नहीं की। और इस चीज को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि सीटों में इजाफा होगा? मतलब जो भी 8 सीटें बीजेपी की हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी हो सकेगी, या कितनी सीटें आप देख पा रहे हैं एक एनालिस्ट के तौर पर? देखिए इस बार मैंने कहा ना कि इतना दिलचस्प मुकाबला है कि आप ये नहीं कह सकते। पिछली बार भी जो आप 8 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारी सीटों पे देखें, करीब 20 से 25 सीटों आप देखेंगे जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से आ रही जी। इस बार क्या वो मार्जिन जो है पट सकता है, वो फुल हो सकता है। देखिए इस बार क्या ना, मैं बजट को भी देखूं, बजट में जैसे उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बोला, और मिडिल क्लास के लिए क्या बोला कि 1 लाख रुपया, मतलब आपको जो 12 लाख महीना 2 साल का कमा रहा है, 1 लाख उसको टोल टैक्स से बाहर कर दिया। ये एक मैं मानता हूँ कि दिल्ली के चुनाव में भी एक इसको कह सकते हैं कि आप एकदम पूरा शिफ्टिंग करने वाली प्लानिंग तो है कि जो मिडिल क्लास का पूरा वोट बैंक जो है इलेक्शन की वजह से क्या मानते हैं? देखिए इलेक्शन का इम्पैक्ट भी, देखिए दिल्ली का इलेक्शन इतना मैटर बीजेपी के लिए नहीं करता, बी फ्रैंकली। दिल्ली का इलेक्शन इसलिए मैटर करता है थोड़ा बहुत कि ये कैपिटल है हमारी, नहीं तो दिल्ली की सीटों से निर्धारण आपका देश की पॉलिटिक्स का नहीं होगा। देश की पॉलिटिक्स के लिए आपको यूपी एक कहा जाता है, यूपी में आपकी 80 सीटें पार्लियामेंट की सीटें होती हैं, या तो 7 के 7 सीटें आपकी क्या है बीजेपी के पास, बड़े राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हाँ उनकी पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पड़ता है। पर दिल्ली का एक ये है कि इन्वायरमेंट जरूर बनता है कि भाई आप 20 साल से 22 साल से आपके चुनाव से बाहर हैं, आप इनकी सत्ता से बाहर हैं। लेकिन सर स्टेट के तौर पर और राजधानी के तौर पर तो नकारा नहीं जा सकता उस चुनाव। मैं उसी बात कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में अगर बैठते हैं तो दिल्ली में बैठने से क्या इम्पैक्ट होता है, कोई भी पार्टी जो दिल्ली में रहेगी, तो अगर दोनों पार्टी आपका 2 पार्टी रहती है तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। देखिए केजरीवाल जी पूरे देश में फेमस हो गए, किस कारण? क्योंकि वो दिल्ली के सीएम बने। किसी और किसी कोने में सीएम बने हो तो शायद उतना इम्पैक्ट उनका नहीं बनता। तो दिल्ली का ये इम्पैक्ट पड़ता है। साथ मैं तो जहां तक समझ रहा हूँ कि 22 साल हो गए बीजेपी को बाहर रहे हुए, तो इसलिए बीजेपी इसको क्या करेगी, हमारे हाथ में आए। और देखिए केजरीवाल जी की जो रफ्तार है, बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है, मतलब जहां तक मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का ये चुनाव हारती है, मतलब दिल्ली का चुनाव हारती है, तो ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का करियर खत्म हो जाएगा। और और बीजेपी अगर दिल्ली जीतती है तो बीजेपी का दिल्ली जीतना इनका आगे बहुत ज्यादा लीड ले जाना होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी कोई ऐसी नहीं है जो इस प्रकार से खुला क्या करती है, फाइट करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक भी रेस में नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। उनका ये भी कहना है कि उनके जो 7 सांसद हैं उन्होंने इस एरिया में, दिल्ली में कभी काम ही नहीं किया।
तो ये बताइए 7 सांसद हैं, जब 2014 से मोदी जी आए हैं तब से आपकी जो पार्लियामेंट्री सीटें हैं वो बीजेपी के पास क्यों जा रही हैं? ठीक है ना। अब वो तो कहेंगे भी, देखो उनका तो कहना बिल्कुल सही है, वो तो यही कहेंगे। बीजेपी वाले से पूछो, प्रवेश से पूछो, वो कहेंगे कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले हैं। विभिन्न सचिव से पूछो, कहेंगे आम आदमी पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं है। तो वो तो एक पार्टी कहेंगे, पॉलिटिकल थॉट्स है वो पॉलिटिकल थॉट्स है, अपनी अपनी बयानबाजी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछेंगे ना तो वो क्या क्या पढ़ेगा, वो देखिएगा नेताओं के बयान। और जो बयान अब केजरीवाल जी के आ रहे हैं वो इस बात पे शिफ्ट हो गए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो जब वो अंदर से डरे हुए औरों को डराना शुरू कर दिया। ये मैं स्टेटमेंट इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नेता बिल्कुल लास्ट में करता है, जब उसको दिखता है कि मेरी संभावनाएं काफी गड़बड़ हो गई है। तो अच्छा, मैं 2 सीटों की जरूर बात करूंगा। मतलब 2 सीट मैं इसलिए भी बात करना जरूरी समझता हूँ क्योंकि एक नई पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो सीट एक ओखला की है और एक सीट आपकी मुस्तफाबाद की है, जहाँ पे AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो उन 2 सीटों पे आप कैसे चुनाव को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं, मुझे ही पता है कि AIMIM जो है वो मोस्टली जो उसके वोटर्स है वो मुस्लिम वोटर्स है। चाहे वो मुस्तफाबाद हो, मुस्लिम इलाका है, चाहे वो ओखला का हो, शाहीन बाग का इलाका, वो भी मुस्लिम इलाका है। तो वहाँ बीजेपी को वोट बहुत कम है उस एरिया के अंदर। लेकिन जब हम वोट शेयर की बात करते हैं तो वो 2-3 पार्टियों के बीच में वोट शेयर हो रहा है। जो बीजेपी का, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहा है AIMIM की तरफ, और कुछ वोटर, जो बचा हुआ वोटर है, वो शिफ्ट हो रहा है अपना कांग्रेस की तरफ। यानी एक वोटर था वो तीन जगह बट रहा है। तो ऐसी सीटों पे क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ मतलब बढ़त मिल सकती है? देखिए बिल्कुल ये होता भी है, कई बार देखा, मतलब 2 की लड़ाई में तीसरा मजा मार गया। क्यों होगा क्या? देखिए जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी के, देखिए एक मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कांग्रेस का एक वोट बैंक था जो पहले से परंपरागत वोट बैंक रहा दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर, वो था मुस्लिम वोट बैंक। जैसी कांग्रेस से वो मुस्लिम वोट बैंक छिड़कता है, तो चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आना या आपका उत्तर प्रदेश के अंदर सपा का पावर में आना या सपा का इस प्रकार 3 सीटें जीत लेना, ये दिखाता है। देखिए कांग्रेस को लेकर लोगों में क्या है कि मैं अगर ये कहूँ कि कांग्रेस जो है लोगों के दिल में तो है, उन्हें शीला दीक्षित जी के काम तो याद आ रहे हैं लेकिन दिमाग में नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं शीला दीक्षित जी ने काम किया? हाँ, काम किया है और लोग इस बात को मान रहे हैं। अब ये जो पूरा व्यवस्था देखी कि चाहे वो पानी की समस्या लोग की बात करें या आपका पोल्यूशन की बात करें, यमुना की बात करें, बहुत सारी इशू को लेकर दिल्ली में कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को लोग याद कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है वो सरकार बना दे, तो लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक के पास चॉइस बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक देगा नहीं। वो चुनेगा किसको, या तो वो आम आदमी पार्टी को कुछ वोट तो जाएंगे। हाँ, नहीं कुछ वोट में भी क्या ना अंतर है, कई चीजों में अंतर है। और देखिए मैं मानता हूँ कि एक बोलने की बात होती है और एक डालने की बात होती है। ऑन द कैमरा आपको कोई बता रहा है कि देंगे देंगे देंगे, तो उसे मैं मानता हूँ कि उतना बड़ा वोट बैंक का शिफ्टिंग नहीं है जितना बड़ा हम लोग मानेंगे। भाई देखिए अगर किसी कम्युनिटी का 10% 5% वोट किसी को मिलता है तो ये वोट नहीं माना जाता। वोट माना जाता है कि भाई 70-80% किसको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट होगा, या फिर जैसे आपने 2 सीटों का नाम लिया AIMIM, तो उनकी और आपका क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो ओवैसी की पार्टी है वो कहीं ना कहीं लोगों को क्या करेगी, कहीं ना कहीं कट जरूर करेगी, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा क्या रखते हैं, जनाधार अपना मुस्लिम राजनीति में रखते हैं, मुस्लिमों के लिए रखते हैं। अच्छा सर, एक और जो कुछ और सीटें हैं जो इस टाइम हॉट सीट बनी हुई है, जैसे आपकी पटपड़गंज सीट हुई और दूसरी है जंगपुरा सीट। पटपड़गंज सीट अवध ओझा जी के आने से और जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया जी के कारण बहुत चर्चा में इस वक्त रही है और मीडिया ने भी बाकायदा उसको काफी अच्छे तौर पे दिखाया है। और 2 सीटों की बात सबसे ज्यादा की है दिल्ली में। मतलब मैं अगर देखूं तो नई दिल्ली से ज्यादा बात पटपड़गंज और जंगपुरा की हुई है। तो इन दोनों सीटों पे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तक का एनालिसिस क्या कहता है आपका? देखिए पटपड़गंज पे मैं गया था एक दिन, मेरे मित्र थे उनके पास, में एक तो कुछ जगह मुलाकातें हुई लोगों से, संगठन से कुछ जुड़ा था तो वहाँ पे जाके मैं लोगों से मिला जुला। तो जब मैं लोगों से मिला, लोगों ने मुझसे बात की, तो मुझे उनका कहना ये था कि सर देखिए अवध ओझा जी इस एरिया के लिए पहली बार आए हैं, नए नए। ठीक है, वो कहते हैं भले मेरा घर यहाँ पर था वो था, लेकिन एक जो सामाजिक रूप से जमीन पे काम करना होता है वो काम के नाम उनका नहीं था। जैसे लोगों से जुड़ना मिलना जुलना, उससे उनका काम नहीं था। लेकिन लोग तो कह रहे हैं पार्टी को वोट देंगे। हाँ, पार्टी को वोट देंगे, पार्टी को वोट देंगे। लेकिन उसी तरह हम जब नेगी जी की बात करते हैं तो नेगी जी का भी अपना एक वोट बैंक बड़ा अच्छा था। पिछली बार भी बहुत कम अंतर से मनीष सिसोदिया जी हारे, जीते।
हाँ, मतलब मनीष सिसोदिया बहुत कम वोट से आपका जीते, नेगी कम वोट पे आपके हारे। और मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी मेहनत नेगी जी ने, और बल्कि मैं मानता हूँ पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत की है। बड़े-बड़े जो नेता हैं, मतलब पीएम मोदी तक अगर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, सीट के लिए, तो ये बड़ी बात है, इसको छोटी बात नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं नेगी जी का दबदबा ज़्यादा मुझे मजबूत लग रहा है। लोगों के मन में ये बात है कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमसे जुड़े। ओझा जी नो डाउट बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ज्ञानवान हैं, नॉलेज वाले भी हैं। और भाई हमारे फील्ड से जुड़े, मैं तो अपनी फील्ड से बात करूंगा, यूपीएससी फील्ड। यूपीएससी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात है ना कि जनता का जो, मतलब मुझे जो फीडबैक जैसा लगा, जैसे 2-4 लोगों से मिला, उनका कहना था कि सर वो हम कुछ जानते ही नहीं है ना यहाँ की प्रॉब्लम्स को। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी कोई ऐसा कार्य करता है तो खड़े करती, नहीं तो खड़े करती, जैसे मनीष सिसोदिया जी, तो शायद एक टक्कर उस तरह की होती, उस लेवल की होती। तो उस पटपड़गंज सीट पे मैं एक और बात करना चाहूंगा। उस सीट पे एक और कैंडिडेट है अनिल चौधरी, जी जो कि पहले से वहाँ विधायक भी रहे हैं जी और वो कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, बिल्कुल। और एक बार वो शायद काउंसलर भी रहे हैं। तो उनकी सीट, जो सीट पटपड़गंज की सीट पे वो पहले से काफी लोगों से मिलते रहे हैं, पहले से लोगों को जानते हैं। उनका इस सीट से खड़े होने पर क्या लगता है, चुनाव टफ हुआ है? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट मुझे जो लगता है, किसी भी तरीके से बीजेपी का जो एक वोट बैंक है वो उससे जाने वाला नहीं है। अच्छा। मतलब मेरा जो मानना है कि बीजेपी का काम कोई ऐसे नेगेटिव आप दिल्ली में भी नहीं कह सकते कि देखिए वो भली केजरीवाल जी कहते हैं 7 सांसदों ने काम नहीं किया, सांसद वो काम करेंगे जो उनको दिया गया है। जो दिल्ली विधानसभा का काम है, मान लो पानी की व्यवस्था करना है, पोल्यूशन समस्या को दूर करना है, ये काम लोकसभा का नहीं है दिल्ली के लिए, विधानसभा का लोग समझते हैं। और दिल्ली जो बीजेपी का वोट बैंक है वो शिफ्ट होने वाला नहीं है। तो शिफ्टिंग हो गया तो कांग्रेस में होगी, आम आदमी पार्टी में होगी, अच्छा। है ना। अब जैसे आपने कहा कि जो पुजारियों के लिए योजना लेकर आए या ग्रंथियों के लिए योजना लेकर आए, ये जानबूझ के आम आदमी पार्टी लेकर आई है कि हम बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएं। लेकिन ये बात जो आप देख रहे हैं ना, जो एक हम बात करेंगे पंडितों की, ग्रंथियों की, उसमें इस योजना को लेके बहुत उत्साह नहीं है। अच्छा, जो केजरीवाल जी जो केजरीवाल जी योजना लेकर आए, जैसे मान लो आप, मैं अपनी ही बात करूं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, हमारे यहाँ पे एक मंदिर है। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैं भी केजरीवाल जी आपको 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो वोट नहीं हो जाएगा? देखो भैया, हमें जरूरत नहीं है, आप सब लोग हैं, हमारी सोसाइटी पूरी है जो हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमें 18,000 की जरूरत नहीं है, हम तो बीजेपी को देंगे जो हिंदुत्व की बात, मतलब उनके विचार एक इस तरह का विचार है कि हमें वो पार्टी चाहिए जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो एक उनमें उस तरह की सोच है। तो जो इस तरह की सोच है ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई माइनर सा इम्पैक्ट पड़ जाए, वो पड़ जाए। और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता पब्लिकली, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि केजरीवाल जी ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं लगी है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस जरूर आम आदमी पार्टी, या ये मैं कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था उसने उसमें सेंध लगाने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस दिल में तो है लेकिन दिमाग में नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, तो लिहाजा हमको वोट किसको देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो सभी पार्टियों की बात यहाँ करूंगा, फ्री विज की बहुत ज्यादा बात इसमें हुई है इस इलेक्शन में। मतलब फ्री की चीजें ऐसा हो गया कि जनता को आप खुद समझिए कि फ्री का अगर हम किसी को भी देते हैं तो वो आदमी काम करने से बच जाता है ना। वो यही सोचता है कि यार बस मुझे मिल जाएगी इस तरीके से। तो क्या ये चीज लोकतंत्र के लिए अच्छी है, फ्री विज? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये तो स्थिति वो है जो श्रीलंका की स्थिति हुई हमारी, वो इसी वजह से हुई। और देखिए, एक अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, हमारे एक नोबेल, नहीं, नोबेलिस्ट अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री। उनका कहना ये था कि जो बेसिक नीड है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो मिलना ही चाहिए, सरकार को देना ही चाहिए, लोगों को जीवित रखना है। लेकिन अगर इसके बाद आप देते हैं लोगों को वेलफेयर स्टेट के तहत, तो आप वो चीज दें जो संरचनात्मक विकास के लिए जरूरी है, यानी कि जिससे आपका क्या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, जैसे शिक्षा हो गई और आपका हेल्थ हो गई। इसके अलावा आप कुछ भी दे रहे हैं तो वो फ्री यूज में आएगा। आप महिलाओं को 2100 रुपए की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी भी करिए 25, बीजेपी 25 तो कांग्रेस भी कर रही है। ये तो क्या होता है, जब एक पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी की मजबूरी हो जाती है। शुरुआत का श्रेय तो उसमें आपका आम आदमी पार्टी को ही जाएगा कि उन्होंने कहा तो फिर मजबूरी में वो भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए, कोई भी है, कोई भी पहल करता है, लेकिन पहल करे, कोई पार्टी मना करे तो फिर उसके चुनाव हारने की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो ये रिश्वत हो जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, इतना बर्डन आपके ऊपर पड़ जाता है सरकार के ऊपर। देखिए, सरकार का बजट इतना है, मान लीजिए आपका 1 लाख करोड़ का बजट है, उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप देखिए, जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, आप जितने फ्लाईओवर देखेंगे, जितने आप सब कुछ चीज देखेंगे, ये मैं तब से देख रहा हूँ, मैं 15 साल से दिल्ली में यहाँ पे रह रहा हूँ,
और 15 दिल्ली में देख रहा हूँ तो मैंने कोई नया ऐसे देखा कि मैं कोई अचीवमेंट कह दूं कि ये हमारी पार्टी के समय में हुआ है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है जब शीला दीक्षित जी थी तो शीला दीक्षित जी के समय के बनाए हुए फ्लाईओवर रास्ते हैं। कह रहे कि उन्होंने 68 फ्लाईओवर बनाए थे। मुझे तो दिखते नहीं है। मतलब नहीं, इनके हमारी पार्टी का तो मुझे दिखते नहीं। आप दिखा दीजिए कौन से। मैं तो कई बार डिबेट में बोल रहा हूँ कि मुझे आप 20 स्कूलों के नाम बता दीजिए। वो कह नहीं हमने नए कमरे बनवाए। भाई नए कमरे बनाए, स्कूल के नाम दिखा दीजिए ना। आपने फ्लाईओवर आप दिखा 67 आपने बनाए, फ्लाईओवर कहाँ पे बनाए आप दिखा दीजिए। अच्छा, मैं मतलब एक मेरा थोड़ा सा ये मेरा पर्सनल है, मैं इसको मतलब ये तो मेरा खुद स्टडी है भाई। आप मैं घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, मुझे तो दिखा नहीं। मैं कहता हूँ 2-4 होंगे, मैं आंख से बच गया होगा, लेकिन 68 तो नहीं मुझे दिखते। अच्छा, मैं एक मतलब इस लीक से थोड़ा सा हटके मेरा सवाल ये वाला है। अच्छा, आम आदमी पार्टी या फिर मैं यूँ कहूँ कि अरविंद केजरीवाल की कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगती है? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मुझे अच्छा लगता है कि एजुकेशन में अगर वाकई में जैसे उन्होंने किया है कि भाई हम उसमें अच्छे से काम करें, स्कूल उन्होंने कमरे अच्छे बनाए, मुझे पसंद आया। मुझे पसंद आया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने शिक्षा का बजट बढ़ाया, इसमें कोई बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जब आप और चीजों पे आप फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है आपने फ्रीव्यूज देकर क्या किया कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको लगाने थे उसमें आपने लैग कर दिया। आपके यहाँ पे एक भी दिल्ली के 7 नाले जो आके यमुना में गिर रहे हैं उनमें एक भी आपने सफाई करने के लिए नालों की यानी कि जो ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए था वो आप नहीं करा पाए। क्यों? आपके फंड्स नहीं, फंड्स कहाँ जा रहे हैं? रिव्यूज में जा रहे हैं। तो आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाए चीजों को। हाँ, मैं एजुकेशन की उनकी तारीफ करता हूँ, हेल्थ को लेकर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कितनी वाहवाही करें, मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद मोहल्ला क्लिनिक में 1-2 बार गया हूँ इलाज कराने में। ऐसे देख लेके भाई बहुत चर्चा होती है मोहल्ला क्लिनिक की। मैं खुद सिविल लाइन्स में एक मोहल्ला के मैस में गया, मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत नॉर्मल सा पट्टी वट्टी आप करा लो, टेस्ट कराने की कोई बात उसमें नहीं है, किसी तरह की और मतलब बहुत सारी चीजें मुझे लगा कि वो बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है। लेकिन चलिए जो भी है, पर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका जो ये मैनेजमेंट का तरीका था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को घूस दे देना है। मैं फ्री का मैं पर्सनली मैं भी फ्री को अच्छा नहीं मानता। मैं अच्छा नहीं मानता। मतलब इसको ये आप कहें आप यानी कि एक सिंपल सा सरल सा तरीका हो गया। आज मैं अपनी पार्टी बनाता हूँ, मैं कल को कहूँगी मैं महिलाओं को 3,000 रुपये दूंगा, मैं युवाओं को 3,000 महीना दूंगा। दिल्ली मतलब पूरा बजट आप फ्रीज में डाल दीजिए, मेरी पार्टी जीत के चुनाव आ जाएगी, भाई पब्लिक तो जुड़ी जाएगी ना आपसे। मतलब अब ये भी एक तरीके से फैक्ट है कि जो इंडियन वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं काफी ज्यादा फ्रीबीज को लेकर। देखिए ऐसी बात है नहीं, देखो वोटर्स के भाई एक आम आदमी है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं नहीं लूंगा, है ना, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन एक रिक्शा वाला है, एक ई रिक्शा वाला है, भाई उसको मिल रहा है, वो तो उसके दिमाग में ऐसी बात बैठी हुई है ना कि भाई मुकेश अंबानी ऐसे रह रहा है, अडानी ऐसे रह रहा है, हमें अगर सरकार दे, क्योंकि दिमाग में ऐसे बैठा दिया कि मोदी सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। अब हमारे लिए किसी सरकार ने काम कर दिया तो क्या होगा? वो इसका दूसरा इम्पैक्ट नहीं देख रहे कि भाई कोई व्यक्ति आपको 2500 पर मंथ देने की बात कर रहा है, साल का कितना बैठा? मैंने कैलकुलेशन की थी, आपका बैठता है 180 करोड़। 180 करोड़ आप कहाँ से लाएंगे? आप महिलाओं को 180 करोड़ बात करें, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, यानी कि मैं टैक्स पे करता हूँ, मेरा पैसा है, मैं चाहता हूँ टैक्स। मैं ये नहीं कहता कि जिनको नीड नहीं आप रोटी कपड़ा मत दो, वो दो, लेकिन आप क्यों दे रहे हो 25 रुपया? आप क्यों दे रहे हो स्कूटी, आप क्यों दे रहे हो साइकिल? भारतीय जनता पार्टी की एक और योजना आती है, वो कह रहे हैं कि अगर गर्भवती कोई महिला होती है तो उसको एक भारी धन आती है, 21,000 रुपये वो लोग देंगे। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हो कि वो तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी? नहीं देखिए, कुछ लोग ऐसे भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे रील्स वीडियोस आ रहे हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट हो जाओ, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए इसमें मैं वही बात आपको कहा कि अगर आप हेल्थ पे खर्च करते हैं, आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो वो खर्च नहीं माना जाता। उसका ये मान के संरचनात्मक विकास के लिए। और वो जो 21,000 रुपये देने वाली बात है वो कुपोषण की समस्या है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ जैसे 25 रुपये पर मंथ देना ये फ्री यूज में आएगा। आप पुजारी ग्रंथी का, मैं देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हिंदू वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। पुजारी का क्या योगदान है डेवलपमेंट? देखिए आप सिंपल सी बात है, एक धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला पंथ निरपेक्ष मामले में राज्य को तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरा हम देखें पुजारी जी का योगदान तो नहीं है ना, समाज के लिए वो कार्य कर, समाज उनका देखभाल कर रहा है। जैसे मैंने आपको अपने सोसाइटी के पुजारी की बात बता दी कि भैया मेरे लिए तो आपके आप सब लोग हैं, आप सब ध्यान रखते हैं, मैं क्यों सरकार से पैसा लूं? तो वो एक सोच होनी चाहिए। आप यानी कि ग्रंथी को आज 18,000 रुपये देकर पुजारी को आप कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाह रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक को और सरदार वोट बैंक को, सिख वोट बैंक को, तो वो फिर भी है ना। अगर गवर्नमेंट मतलब बीजेपी कल को ये कहे कि हम आम आदमी पार्टी ये कहे कि हम सब बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए हर जो आपका
बीपीएल से नीचे रहता है, 1-1 लीटर दूध उनके घर पहुंचाया जाए, मैं उसको फ्री नहीं मानूंगा। तो दारू इस 2024 23-24 में काफी ज्यादा हाँ। चर्चा का विषय बनी रही है ना। केंद्र हाँ। केंद्र बिंदु में दारू रही है, अगर मैं दारू की बात करूं तो उस चीज का जो दारू का इफेक्ट है, लोग कह तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर हम लिकर पॉलिसी नहीं लाते तो सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व का घाटा हो जाता, प्रॉब्लम होती। तो सिर्फ और सिर्फ दारू को क्यों बढ़ावा दिया गया? नहीं देखिए, अब दारू की, वैसे आपने दारू की बात की, मतलब इसके लीकर की बात की, तो कोई तो हद तक ये होता है कि लीकर एक ऐसा है जिसपे गवर्नमेंट कोई भी अगर रेट बढ़ा दे तो भी इसका विरोध नहीं होगा, रेट कम कर दे तो लोग कुछ नहीं, क्योंकि दारू एक ऐसा भी पब्लिक अब भी मान लीजिए कोई भी जेंट्स अगर दारू पीता है, शराब पीता है, तो वो घर जाके वाइफ को ये नहीं कहेगा रेट बढ़ गया मैं आंदोलन करूंगा। मैंने आज तक शराब के रेट को लेकर आंदोलन नहीं देखा है, कोई आंदोलन नहीं करता। गुटखे के भी नहीं, किसी के गुटखा सिगरेट कुछ भी आप कर लीजिए, उसका कभी कोई कितना महंगा गवर्नमेंट कर ले, लेकिन उन्होंने एक के साथ एक किया है ना, एक के साथ एक किया, और उसमें पूरा देखिए जिस प्रकार की अनियमितता पाएगी उसके कारण जेल में भी कई काट कर आए हैं। लेकिन एक के ऊपर एक किया, उसमें आंदोलन हुए हैं। नहीं, एक के ऊपर एक आंदोलन कहाँ हुआ, भाई लोग जान लेने के लिए पहुंचे, भीड़ खूब लगी, खूब सब हंगामा हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक के साथ एक फ्री देना, जैसे मैं एक सिंपल सा बहुत नैतिकता वाली बात नहीं है, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हो कि आप शराब पीजिए, आपको शराब पीने के लिए दे रहे हैं, तो मतलब मैं मानता हूँ कि उस पर तो रेट बढ़ाना चाहिए ताकि लोग क्या है कम से कम खरीदें, कम से कम पिए। आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन रेट बढ़ाकर थोड़ा सा कम तो कर दें। भाई मान लीजिए आज कोई 100 रुपए की आपकी शराब मिल रही है गरीब आदमी को, वो 200 की करोगे तो कम से कम आदमी कम तो पिएगा। सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन कम तो पिला सकती है ना। लेकिन आप एक कहना कि 100 रुपए की लेके जा, लेकिन 100 रुपए की एक और लेके जा, 50 की एक पड़ गई, तो वो दो, मैं तो जानता हूँ बहुत से लोगों को जिन्होंने खूब शराबें पी हैं बैठकर और खूब बांटी भी हैं। तो ये चीज मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब जैसे गांधी जी का हमारे संविधान का जेपीएससी में लिखा है कि मद्य निषेध करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें तो क्या और गड़बड़ हुई है, लैग की है, तो मैं मानता हूँ उसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए था। अच्छा, बस मेरा कुछ अंतिम सवालों के साथ मैं जाना चाहूंगा। तो मेरे एक सवाल मेरा है, जो दिल्ली की राजनीति है, इस राजनीति में 8 तारीख को किसका झंडा बुलंद होने वाला है? पहला सवाल। दूसरा ये, अगर आम आदमी पार्टी फिर से सरकार में आती है, अगर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनको क्या मेजर परिवर्तन करने चाहिए इस दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी और दिल्ली की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी? अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी को कौन से कुछ मेजर चीजें हैं जो अपनानी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक बनी रह सके इस दिल्ली की राजनीति में? और एक और सवाल कांग्रेस को लेकर के है कि कांग्रेस की क्या कंडीशन रहने वाली है इस चुनाव के बाद भी, और अभी क्या है? देखिए दिल्ली में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक आंसर में दूंगा। देखिए दिल्ली जो है हमारी कैपिटल है जी। और दिल्ली केवल ये नहीं कि हम ही लोग देखते हैं, दुनिया की नजर भी दिल्ली पर होती है डेफिनेटली। और दिल्ली के जो मेजर इश्यूज हैं जैसे यमुना की सफाई, ये होनी ही चाहिए, इसमें कोई दौर नहीं। कोई भी देखता है, बाहर का भी कोई व्यक्ति देखता है कि यार ये यमुना, ये रिवर है या नाला है, ठीक है ना। एक जो वायु पोल्यूशन का है, दिवाली के टाइम पे कितना पोल्यूशन होता है कि हमको खुद ब्रीथ लेने में इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो एक पब्लिक को भी सीख आपको मतलब होना चाहिए, तो ये चीज ठीक है। तीसरी बात क्या है, जो रोड की हालत खराब है, रोड की पानी भराव की समस्या है, ये आपका जो समस्या है कि आपका गर्मी आती है, पानी की कमी हो जाती है, टैंकर, ये मतलब बड़ी अलग टाइप की तस्वीर होती है। टीवी चैनल पर हम बैठते हैं और एकदम टैंकर चल रहा है, लोग पीछे भाग रहे हैं, ये तस्वीर टीवी पर और दुनिया भी देखती होगी। दिल्ली की स्थिति तो नहीं कि देश की स्थिति क्या होगी। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे मेजर मुद्दे हैं जो आपके सॉर्ट आउट होने चाहिए। और दूसरा मैं देखता हूँ कि जैसे आपका सीवर सफाई, जो इस प्रकार का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, वो भी ठीक होना चाहिए। वो तो मैं मानता हूँ कि ये तो प्रशासन का गलती है, लेकिन इन चीजों पे काम बहुत ही तेजी से होना चाहिए ताकि। और एक समस्या मैं और देखता हूँ, इतने सब कुछ बनने के बाद भी, फ्लाईओवर बने हुए हैं, सब कुछ चीजें हैं, तब भी आप देखें ट्रैफिक जैम की समस्या, ये भी एक बड़ी समस्या मैं मानता हूँ। पार्किंग की समस्या है, तो बहुत सारे दिल्ली के लोगों की, आप लोगों से बात करेंगे ना, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, ट्रैफिक जैम लगता है, तमाम तरह के जो इश्यूज हैं, जो डेली रूटीन के इश्यूज हैं, उनका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। आप दुनिया भर की बातें हो रही है, लेकिन एक ट्रैफिक जैम की बात कोई नहीं कर रहा है। ट्रैफिक जैम की तरह समझता है कि 1.5 घंटा आपको जो 10 मिनट का रास्ता उसके लिए आपको लग जाता है, तो उसका कोई सोल्यूशन आज तक किसी के पास में नहीं है। पहले फिर आपका रोड बना दी गई है, लेकिन और भी चीजें सोल्यूशन निकालने चाहिए, चाहे और फ्लाईओवर। मैं मानता हूँ कि जब सीला रिक्शा ने जब बनाया था तब उस समय जैम कम थे, क्योंकि नए नए फ्लाईओवर सब बने थे। अब जिस प्रकार से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से यहाँ पे और फ्लाईओवर बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बन पाए।
वो बन गए तो इस प्रकार की जैम की समस्या यहाँ पे नहीं होती। तो उस तरह की चीजों का आपको काम करना है। और रही बात है कि बेरोजगारी तो पूरे देश में है और यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस तरह के इश्यूज आपके पूरे देश के अंदर रहेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे चीजों पर सब जगह काम होगा, वो केवल दिल्ली में नहीं। और दिल्ली में मानता हूँ कि दिल्ली में बेरोजगारी समस्या उतनी नहीं है जितनी हमको और राज्यों में देखने को मिलती है। दिल्ली में तो व्यक्ति के पास में बहुत सारे विकल्प हैं, चाहे प्राइवेट जॉब्स हैं, खुद का प्रोफेशन करने की। दिल्ली में तो सीधी कोई मोमोज की भी अगर दुकान लगा देगा तो बहुत बड़ा आप कुछ भी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ काम चल जाता है। पर यहाँ पर ये जो इश्यूज हैं, जो मिसमैनेजमेंट है, वो दूर होना चाहिए। कूड़े के पहाड़ हैं, ये चीज आपकी दूर होनी चाहिए। पानी कम से कम आपको ढंग का पानी मिले। आप देखिए, मैं अभी देख रहा था, मैं गया था करोल बाग के पास एक जगह है, तो जे कॉलोनी है जी, जे कॉलोनी है, वहां पे पानी खरीद के पी रहे हैं लोग। अब उनका क्या, सब भैया मेरा 2-2,500 महीने का पानी की बोतल में, मतलब वो क्या 2 बोतल मंगाते हैं, 30-30 रुपए की बोतल आती है, 60 रुपए, 1800 रुपए महीने का उनका पानी में जा रहा है। अब बताइए वो कहाँ से व्यक्ति काम चला लेगा, जिसके घर में 2 बोतल आ रही है, आप कोई कह रही है 1 बोतल आ रही है। मतलब इस तरह की चीजें आप सोचिए, तो बेकार का बटन उनके ऊपर। हवा पानी जैसी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नहीं, वो तो कम से पहले दूर होनी चाहिए ना। आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, आप फूड ठीक से नहीं, तो ये चीज आपकी दूर होनी चाहिए। ठीक। और जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है उसमें क्या सुधार? देखिए पॉलिटिक्स में तो पूरे देश जैसी पॉलिटिक्स आपकी है, उसमें ये नहीं कि यहाँ की पॉलिटिक्स में कुछ अलग पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं मानता हूँ, देखिए दिल्ली की कैपिटल को समझते हैं कि दिल्ली इज द कैपिटल, तो कैपिटल को समझते हुए यहाँ पे काम होना चाहिए, जो भी काम होना है मुद्दों की बात होनी चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। हालांकि दिल्ली की राजनीति और राज्यों से राजनीति से बहुत अलग है। यहाँ पे धर्म जाति की उस आधार से राजनीति नहीं होती जैसे हमको दिल्ली है, वो मतलब पूरे देश में देखने को मिलती है। मतलब यहाँ की राजनीति में थोड़ा सा मुद्दे ज्यादा। दिल्ली का वोटर अगर देखा है तो बाकी जगहों की जगह अपेक्षा समझदार है। मैं समझदार तो नहीं कहूंगा, कि मैं ये नहीं कहूंगा यूपी बिहार के सब मतलब वहाँ पे बेवकूफ हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनके मुद्दों से अलग है। क्योंकि देखिए दिल्ली में व्यक्ति आता है, वो जाति धर्म सबके बंधन तोड़ के पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। जी। दिल्ली में मोस्टली लोग बाहर के आए हुए सेटल हुए हैं, तो वो दिल्ली में किस लिए बड़े सपनों की उम्मीद में आए हुए हैं। तो जाति धर्म उनके कहाँ रह गए, गाँव में रह गए जहाँ से हुए। यहाँ पर आने के बाद उसका मकसद क्या है, पैसा कमाऊंगा, तो वो कर्म के ऊपर होगा, पैसा कमाने के ऊपर होगा, करियर बिल्ड करने पर होगा, तो मानसिकता बदल जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं कि समझदार तो वो भी लोग हैं, समझदारी तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे निपुण आलमबयान सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लंबे समय से दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति में अपना योगदान देते हैं, समझते हैं। इनसे हमने चर्चा की, जाहिर है कि इनकी बात आप लोगों को समझ में आई होगी और इनके जो विचार हैं, इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।